Good morning, friends. In today's class, we'll discuss what is demand and elasticity of demand. First of all, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये सोचना है मैं कौन हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन. मेरा कहने का मतलब है कि जब आप ये सोचेंगे, जैसे मान लीजिए आप डिमांड टॉपिक का स्टडी करेंगे, तो आपको ये सोच कर स्टडी करना है कि मैं एज ए कंज्यूमर हूँ. अगर आप प्रोडक्शन का चैप्टर स्टडी करेंगे तो आपको ये सोचना है कि मैं एज ए प्रोड्यूसर हूँ. मैनेजमेंट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये सोचना है कि मैं एज ए मैनेजर हूँ. ओनली देन यू विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड द सेम टॉपिक एंड देयर विल बी नो नीड टू क्रैम एनी टॉपिक. सो आपको ये सोचना है कि जो भी मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ आपको वो क्रैम नहीं, आपको वो समझना है. और उसको समझने के लिए आपको उस पोजीशन पर आप आएंगे तो आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे. So in today class we'll discuss about what is demand and elasticity of demand. तो आज की क्लास में आपको कंज्यूमर बनना है और एक्चुअल में आप कंज्यूमर है भी, राइट. तो आज की क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे कि डिमांड क्या होता है. देखिए व्हाट इज डिमांड. कुछ स्टूडेंट सोचते हैं डिजायर डिमांड सेम चीज है, पर डिफरेंस है. देखो डिजायर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं, आपको कोई ड्रेस पसंद आ जाती है या आपको कोई फोन पसंद आ जाता है, ठीक है. तो वो सिर्फ वो चीज आपको पसंद आना, पर अभी आपके पास उसे परचेज करने के लिए पैसे नहीं है, या पैसे हैं भी तो आप अभी विलिंग नहीं हो उन्हें पे करने के लिए, तो वो आपकी डिजायर है. जब तक आप उन पैसों को पे करने के लिए विलिंग नहीं हो तब तक वो आपकी डिजायर रहेगी. और डिमांड कब बन जाएगी, जब आपको कोई चीज अच्छी लगी और आप उसे परचेज करने के लिए, उसे लेने के लिए, उन्हें पे करने के लिए भी विलिंगनेस है आपके अंदर, तो वो आपकी डिमांड बन जाती है, राइट. तो लॉ ऑफ डिमांड में जैसे हम देखते हैं, लॉ ऑफ डिमांड जो है आपका सिर्फ और सिर्फ प्राइस और डिमांड की बात करते हैं. वहां पर आपके बाकी फैक्टर्स की हम कोई भी डिस्कशन नहीं करते. वहां पे बाकी फैक्टर्स आपके कांस्टेंट रहते हैं. सिर्फ और सिर्फ क्या कहता है कि प्राइस आपका इंक्रीज होगा तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस अगर आपका डिक्रीज होगा तो आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है. तो आज की क्लास में हम देख रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है. देखो इलास्टिसिटी मतलब कि चेंज इन डिमांड. सबसे पहले तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है. इलास्टिसिटी मीन्स कि वन वेरिएबल में चेंज होने से दूसरे फैक्टर पर, सेकंड वेरिएबल पर क्या रिस्पॉन्स आता है, वो आपका इलास्टिसिटी होता है. तो अगर हम इसको डिमांड से कोरिलेट करें तो डिमांड में देखिए क्या है कि एक फैक्टर में चेंज आने से, वो फैक्टर कोई भी हो, अभी हम उसे स्टडी करेंगे कि वो फैक्टर होते कौन से हैं. एक फैक्टर में चेंज आने से आपके डिमांड पर जो इम्पैक्ट पड़ता है, आपके डिमांड पर जो चेंज आता है वो होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी थ्री टाइप से हो सकती है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. द फर्स्ट वन इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस, जैसे इसमें आप देख भी सकते हैं, देखिए प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड पर कितना इम्पैक्ट पड़ा, कितना चेंज आया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इनकम में चेंज आने से आपकी इनकम इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, उसके बेसिस पर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या चेंज आ रहा है. क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब कि एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो होता है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Now we'll discuss all these one by one. The first one is price elasticity of demand. देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब कि प्राइस में कितने परसेंट चेंज आने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड पर चेंज आता है. अगर हम इसे एक्सप्रेस करें तो देखिए इसमें क्या है, देखिए कि इसमें जैसे मान लीजिए ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है. अभी मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ये चीज. देखो मान लीजिए कि आपका, आपने कमोडिटी ली, उसका प्राइस पहले 10 रुपीज था, अभी उसका प्राइस कम होकर 9 रुपीज हो गया. और जब 10 रुपीज था तो आप उसकी 100 यूनिट परचेज करते थे, अब उसका प्राइस कम हो गया तो आपने उसकी ज्यादा कमोडिटी परचेज करनी स्टार्ट कर दी. लॉ ऑफ डिमांड भी ऐसे कहता है कि क्या है, पहले आपका प्राइस ज्यादा था तो आप क्या करते थे, कम चीज परचेज करते थे, अब प्राइस कम हो गया तो आपने ज्यादा परचेज करना स्टार्ट कर दिया. तो अब यहाँ पे ये है कि क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड.
तो अब हम इसे फॉर्मूले की हेल्प से समझेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपका इनिशियल प्राइस क्या था 10 रुपीज में आप कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे थे 100। अब कितना प्राइस में चेंज आया 1 रुपीज, और कितना क्वांटिटी में चेंज आया 20। तो सेम इसे ही हम सेम इन्हीं वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखिए पहले आपका प्राइस था 10 और इसमें आप क्वांटिटी परचेज कर रहे थे 100, और कितना क्वांटिटी में चेंज आया 20, कितना आपका प्राइस में चेंज आया 1 रुपीज। तो आपका क्या रहेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2%। मतलब कि प्राइस में 1 रुपी प्राइस में चेंज होने से आपका क्वांटिटी डिमांडेड 2% इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकाल सकते हो। अब डिग्रीज क्या क्या होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, मतलब कि कब हमारी डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी और कब बहुत ज्यादा चेंज होगी, कब बहुत कम चेंज होगी। और फैक्टर एक ही है प्राइस, मतलब कितने प्राइस बढ़ने पर आपकी डिमांड बिल्कुल चेंज नहीं होगी और कितना प्राइस बढ़ने पर आपकी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। तो इन चीजों को अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है आपका परफेक्टली इलास्टिक। अब देखो परफेक्टली इलास्टिक क्या कहता है कि यहाँ पर आपका प्राइस अगर कांस्टेंट है, अगर प्राइस आपका कांस्टेंट है तो आपकी डिमांड जो है इनडेफिनेट हो सकती है। अगर आपका प्राइस कांस्टेंट है तो अगर आपका प्राइस थोड़ा सा भी राइज हो जाता है, थोड़ा सा भी आपका प्राइस बढ़ गया तो आपकी डिमांड यहाँ पर जीरो हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मान लो हम यहाँ ले लें। अभी आप मान लीजिए फोटो स्टेट करवाते हैं। फोटो स्टेट अगर आप एक पेज करवाते हैं तो कितने रुपीज में होता है 1 रुपी में मान लीजिए एक पेज होता है। ठीक है, अब 1 रुपी में एक पेज होता है तो आप शॉपकीपर से एक पेज भी 1 रुपी में करवाएंगे। अगर आपने 200 पेज करवाए, 400 पेज करवाए, अगर वो 1 रुपी ले रहा है तो आप उससे 2 बुक्स, 4 बुक्स, 5 बुक्स, कितनी बुक्स करवा सकते हैं। पर अगर उसने अपना प्राइस बढ़ाकर 2 रुपीज कर दिया तो क्या आप उससे एक पेज करवाने की भी सोचेंगे? नहीं ना, आप क्या सोचोगे कि इसने तो एकदम प्राइस बढ़ा दिया, तो वहीं पर ही उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी जीरो। मतलब प्राइस आप थोड़ा सा भी बढ़ाने पर, क्यों, क्योंकि वो कस्टमर कहीं और चला जाएगा, वो वहां पर शिफ्ट हो जाएगा जहां पे उसे 1 रुपए में मिल रहा है। तो क्या है यहाँ पर कि अगर आपने प्राइस में थोड़ा सा भी इंक्रीज किया तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जीरो हो जाती है, और अगर आपका सेम प्राइस है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इन्फिनिटी रहती है। तो ये क्या है आपका परफेक्टली इलास्टिक। नेक्स्ट है आपका परफेक्टली इनइलास्टिक। अब देखिए परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है, ये आपका उन केसेस में होता है जहां पे आपकी नेसेसिटीज रहती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका प्राइस कितना भी हो पर आपने वो चीज परचेज करनी ही करनी है। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं सॉल्ट का, नमक का। अब आज से 3-4 साल पहले नमक का पैकेट 20 रुपीज का, 25 का आता था, और आज के टाइम में नमक का पैकेट मान लीजिए 40 का है, 50 का है। अब क्या आप आज से 3-4 साल पहले जब उसका प्राइस कम था तो आप नमक के 4 पैकेट लेते थे और आज आपने नमक के 2 पैकेट लेना शुरू कर दिया क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया? नहीं, जितना आप पहले लेते थे, जितनी क्वांटिटी उसकी लगती है, जितना सब्जी में नमक डलेगा आप उतना ही डालोगे ना, या ये सोचोगे कि प्राइस कम हो गया तो मैं 2 चम्मच और नमक डाल दूं? ऐसा तो नहीं है। तो ये क्या है आपकी नेसेसिटीज, मतलब कि जितनी चीज यूज होगी। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि चाहे प्राइस बढ़े या कम हो, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड सेम ही रहेगी। तो ये क्या है आपका परफेक्टली इनइलास्टिक, कि आपकी डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है प्राइस में चेंज होने से। राइट, अब नेक्स्ट है आपका रिलेटिवली इनइलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक, सॉरी। देखो रिलेटिवली इलास्टिक क्या है कि यहाँ पे आपका देखो प्राइस में थोड़ा चेंज आया, प्राइस में लिटिल चेंज हुआ, बट आपका डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हो गया। प्राइस में थोड़ा चेंज आने से जब डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है तो ये क्या है आपका रिलेटिवली इलास्टिक है। तो आप इसको बोलते हो रिलेटिवली इलास्टिक, मतलब आपका जो इलास्टिक है वो क्या है, मोर देन वन है। अब रिलेटिवली इनइलास्टिक की बात करें तो यहाँ पे देखो प्राइस में बहुत चेंज आया, प्राइस एक चीज का पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो गया, पर आपका डिमांड में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा फर्क पड़ा। उस थोड़े से डिफरेंस को मतलब क्या है रिलेटिवली इनइलास्टिक। जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो क्या है आपका इलास्टिसिटी लेस देन वन। अब इसमें क्या है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक मतलब जितना आपका प्राइस में चेंज आया
उतने ही लेवल का आपका क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है, तो आप उसे बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। तो इसको आप बोलते हैं E इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। देखो 5 डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट है आपकी परफेक्टली इलास्टिक। देखो यहाँ पे जैसे अभी हमने किया, फर्स्ट है आपकी परफेक्टली इलास्टिक, तो यहाँ पे आपकी क्या है, डिमांड इंफिनिटी। और यहाँ पे आपका इन इलास्टिक है, तो यहाँ पे आपकी जीरो। इलास्टिक मोर देन 1, इन इलास्टिक रिलेटिवली इन इलास्टिक लेस देन 1, यूनिटरी इलास्टिक इज इक्वल टू 1। राइट, तो ये 5 डिग्रीज होती हैं आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, मतलब कि कब आपकी डिमांड बहुत जल्दी चेंज हो जाती है और कब आपकी डिमांड बहुत जल्दी चेंज नहीं होती। तो उसके कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट वन इज प्राइस लेवल। अब मान लीजिए कोई चीज है, जैसे मान लीजिए आपको कार परचेज करनी है, उस कार का प्राइस पहले 5 लाख रुपीज था, अभी उस कार का प्राइस 5,10,000 हो गया, पर आपको वो कार बहुत पसंद है, तो क्या आप 10,000 रुपये बढ़ने से उस कार को लेना छोड़ दोगे? क्योंकि क्या है, आप बहुत एक यहाँ पे लग्जरी गुड की बात कर रहे हैं। अगर लग्जरी गुड्स में जो बहुत कॉस्टली चीजें हैं, अगर उनके प्राइस में 3-4 हजार का, 8-10 हजार का फर्क पड़े तो कुछ डिफरेंस नहीं आता डिमांड पर। तो यहाँ पे क्या है, अगर प्राइस लेवल बहुत ज्यादा है किसी चीज का, मतलब लग्जरी गुड्स की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे आपकी डिमांड लेस इलास्टिक रहती है, मतलब जल्दी चेंज नहीं होती। अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, आप न्यूज़पेपर परचेज करते हैं। पहले मान लीजिए न्यूज़पेपर आ रहा था 3 रुपीज का, और अभी वो न्यूज़पेपर आ रहा है आपके घर पे 4 रुपीज का। तो आप क्या सोचोगे, न्यूज़पेपर लेना बंद कर दो? आप क्या सोचोगे कि मेरे कम से कम महीने में कितने 1,000 रुपीज ही तो लग रहे हैं, 1,200 रुपीज तो लग रहे हैं, तो मतलब एक बहुत कम अमाउंट लग रहा है मेरा उस पर। तो आप उसके लिए भी आपकी डिमांड क्या रहेगी, लेस इलास्टिक, मतलब बहुत जल्दी चेंज नहीं होगी। तो प्राइस लेवल कौन सी चीज, किस चीज के आप प्राइस की बात कर रहे हैं, उस पर आपका डिपेंड करेगा कि आपकी डिमांड चेंज होने वाली है या नहीं चेंज होने वाली। अब नेक्स्ट है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। मार्केट में आपके प्रोडक्ट के कितने सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, उस पर आपकी डिमांड की इलास्टिसिटी बहुत डिपेंड करती है। अब जैसे मान लीजिए कि सब्स्टिट्यूट्स, जैसे सब स्टूडेंट को पता है टी कॉफी। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप क्या कहते हैं कि अगर सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप जैसे पेप्सी का, अगर आप पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो लोग कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, कोको कोला पे, ड्यू पे। तो मतलब क्या है कि अगर सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, तो उतनी ही डिमांड आपकी इलास्टिक रहती है, मोर इलास्टिक रहती है, क्योंकि आपके कस्टमर जल्दी ही चेंज हो जाएंगे, वहां पे जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड मतलब यहाँ पे क्या है कि आपके पास कितना टाइम है। जैसे मान लीजिए आपको अपने घर पे कल एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है। अब कल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, यहाँ पे आपको ये बात ध्यान देनी है कि आपके पास टाइम कितना है। टाइम देखिए, या तो वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, या फिर शॉर्ट टाइम पीरियड, या फिर लॉन्ग टाइम पीरियड। वेरी शॉर्ट मतलब कि कल ही आपने कोई फंक्शन करना है अपने घर पे, आज प्लान किया और मैं सोच रहा हूँ कि कल मुझे अपना 15-20 लोगों को बुला के अपने घर पे फंक्शन करना है। तो आप क्या सोचोगे, आप मार्केट में जाओगे, आपको जो जो चीजें परचेज करनी है, क्या आपके पास उतना टाइम है कि आप ऑप्शन सर्च करो मार्केट में जाके, या वैरायटी सर्च करो? नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में आपकी जो डिमांड है वो क्या रहेगी, इन इलास्टिक, मतलब जल्दी चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है सर्च आउट करने के लिए। और यही अगर आपके पास लॉन्ग टाइम पीरियड है, अगर यही फंक्शन आपने 1 महीने बाद, 2 महीने बाद करना है, तो आपके पास बहुत टाइम है, आप मार्केट में जाके बहुत ऑप्शन सर्च कर सकते हो। तो वहीं पे आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, मोर इलास्टिक। मतलब वहां पे क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप बहुत सर्च कर सकते हो, तो वहां पे क्या आपकी डिमांड जल्दी जल्दी चेंज हो सकती है चीजों के लिए। तो जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी ही आपकी डिमांड इलास्टिक होती है। राइट, अब नेक्स्ट है आपका हैबिट्स। अब जिन चीजों की आपको हैबिट पड़ चुकी है, उनके लिए आपकी डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक। अब मान लीजिए आपको नोवेल पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, अब वो नोवेल चाहे 100 का है चाहे 150 का है, आप क्या सोचोगे कि ये तो मुझे परचेज करना ही करना है। तो मतलब जिन चीजों की आपको हैबिट है, उनके लिए आपकी डिमांड क्या रहेगी, लेस इलास्टिक। उनके लिए आप बहुत जल्दी चेंज नहीं होंगे, चाहे उनका प्राइस बढ़े या फिर कम। नेक्स्ट है नेचर ऑफ कमोडिटी।
जो आप कमोडिटी ले रहे हैं उसकी नेचर क्या है, मतलब वो लग्जरी गुड में आती है या आपकी नेसेसिटीज में आती है। अगर तो मान लीजिए आपकी जरूरत की चीजें नेसेसिटी में आती है, ठीक है, तो वहां पे उसके लिए आपकी डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक, जल्दी चेंज नहीं होगी। अगर लग्जरी है तो मान लीजिए अगर आपको अभी आपके घर पे एक दो एसी लगे हुए हैं, आपको लग रहा है कि मेरे को एक और एसी परचेज करना है पर अभी इतनी जरूरत नहीं है, तो आप उसके लिए क्या करते हो, उसके लिए आपकी डिमांड इन इलास्टिक हो जाएगी कि बाद में परचेज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपकी डिमांड उतनी ही इन इलास्टिक हो जाती है लग्जरी गुड के लिए। नेक्स्ट है आपका वेरियस यूजेस, कि जो भी चीज आप ले रहे हैं उसके कितने यूज हैं। अब जैसे मान लीजिए मिल्क है, मिल्क को आप बहुत तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए मिल्क से कर्ड बना सकते हैं, क्रीम एंड बटर, बहुत सारी चीजें आप बना सकते हैं मिल्क से। तो यहाँ पे क्या है, अगर मिल्क के प्राइस, पहले मान लीजिए मिल्क आपका 50 रुपीज पर केजी आता था, अगर वो 60 रुपीज भी हो गया, 55 भी हो गया, तो आप क्या करोगे कि पहले मैं 2 किलो लेता था, 1 किलो लेना स्टार्ट कर दूं? नहीं, मतलब जितनी घर पे कंजप्शन हो रही है आप उतना तो लोगे ही लोगे ना। तो यहाँ पे क्या है, अगर किस चीज के बहुत सारे यूज हैं तो उसके प्राइस में फर्क पड़ने से, उसका प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से आपकी डिमांड जल्दी चेंज नहीं होती, तो मतलब आपकी डिमांड क्या रहती है, लेस इलास्टिक रहती है। अब नेक्स्ट है पोस्टपोनिंग कंजप्शन, कि आप अपने कंजप्शन को कितना पोस्टपोन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अभी आपके घर पे कोई फंक्शन नहीं है, अभी आप सब घर में बैठे हैं, कहीं कॉलेज नहीं जा रहे हैं, कहीं स्कूल कॉलेज कोई इंस्टीट्यूट कोई कहीं नहीं जा रहा है, सब घर पे बैठे हैं। अब आपके माइंड में था पहले कि मैं कुछ ड्रेसेस परचेज कर लूं, पर अब आपको लग रहा है कि हम घर पे बैठे हैं, क्या वो ड्रेसेस लेके मैं क्या करूंगा। तो आप क्या सोचोगे कि मैं उन ड्रेसेस को 2-3 महीने बाद ले लूंगा, 4-5 महीने बाद ले लूंगा। अभी अगर हम एट प्रेजेंट बात करें तो यहाँ पे क्या है, आप उसे कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हैं। तो जिस चीज के कंजम्पशन को आप पोस्टपोन कर सकते हैं उनकी डिमांड क्या रहती है, लेस इलास्टिक, राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कब आपकी डिमांड ज्यादा इलास्टिक होगी, कब आपकी डिमांड कम इलास्टिक होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अभी तक हमने क्या किया था, देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज आने से आपकी डिमांड पर कितना अफेक्ट पड़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड पर कितना चेंज आएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहते हैं, देखो कि एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से दूसरे कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये केस कब हो सकता है, ये केस आपका होता है सब्स्टिट्यूट्स के केस में, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, सब्स्टिट्यूट मतलब कि जिसके मार्केट में एक ही, अगर आपने एक चीज परचेज करनी है तो मार्केट में उसके बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। मान लीजिए आपको टूथपेस्ट लेना है, कोलगेट का प्राइस महंगा हो गया तो आप पेप्सोडेंट ले लोगे, आप सिबाका ले लोगे, आप क्लोजअप ले लोगे, तो मतलब मार्केट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, कि अगर एक चीज का प्राइस इंक्रीज हो गया तो आपकी डिमांड दूसरी चीज पर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये क्या है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, तो एक एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, टी और कॉफी आपके सब्स्टिट्यूट्स हैं। देखिए यहाँ पे कॉफी का प्राइस, कॉफी जो थी पहले आपकी 10 रुपीज में, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, 10 रुपीज में 100 ग्राम आप लेते थे, और फिर इसका प्राइस इंक्रीज होकर 50 रुपीज में आपको 100 ग्राम मिल रही है। ठीक है, तो अब कंज्यूमर क्या करते हैं, कंज्यूमर पहले जो कंज्यूमर थे वो 30 कंज्यूमर 100 ग्राम टी लेते थे, अब उन्होंने क्या कर दिया, 40 कंज्यूमर टी पर शिफ्ट हो गए हैं। वो 40 कंज्यूमर क्यों टी पर शिफ्ट हो गए, क्योंकि अपना कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो इसमें क्या है, सबसे पहले आपका क्या था कि टी का प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ टी, पहले टी की क्वांटिटी कितने ले रहे थे, 30 ग्राम। अब यहाँ पे कितना चेंज आया, कॉफी के प्राइस में चेंज आने से टी की क्वांटिटी में कितना चेंज आया, 10 ग्राम्स का चेंज आया। ठीक है, और पहले कॉफी का प्राइस कितना था, 10 था, और कितना चेंज आ गया, 15 हो गया, तो कितना चेंज आ गया, 5 रुपीज का चेंज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप कैसे कर सकते हो कि कितना चेंज आया, यहाँ पे पहले कितना था आपका प्राइस, 10 था, और फिर टी की क्वांटिटी में कितना डिफरेंस आया, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए इसे, यहाँ पे जैसे आपका 30 था तो 40, तो मतलब कितने कंज्यूमर शिफ्ट हो गए, 10 कंज्यूमर शिफ्ट हो गए, और प्राइस में कितना चेंज आया, 5 चेंज आया। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको कितना निकला 2/3। तो यहाँ पे आप इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपका टी में 2% इंक्रीज हुआ। कब इंक्रीज हुआ? जब कॉफी के प्राइस में 3% इंक्रीज हो गया। मतलब कॉफी का प्राइस 3% राइज होने से आपके टी की क्वांटिटी डिमांडेड पर फर्क पड़ा। कितना फर्क पड़ा? 2%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है कि आपको अगर मार्केट में बहुत सारी 8-10 चीजें अवेलेबल है, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ गया तो आप दूसरी चीज पर शिफ्ट हो जाओगे। तो ये क्या है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे हमने बात की सब्स्टिट्यूट की। अब नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूट में। सब्स्टिट्यूट में आपका क्या रहता है कि पॉजिटिव इंपैक्ट रहता है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक के अलावा दूसरी चीज अवेलेबल है, आप वहां पे शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे जैसे आप देखते हैं ये आपके सब्स्टिट्यूट्स है। आपका ये टी एंड कॉफी, अगर आपको इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है तो गूगल पे करो या याहू पे करो, तो क्या आपके सब्स्टिट्यूट्स हैं। अब जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि टी एंड कॉफी का, अगर यहाँ पे आपका प्राइस, टी का प्राइस पहले इतना था तो कॉफी आप इतनी लेते थे। मान लीजिए अब टी का प्राइस बढ़ गया तो आप क्या करोगे? कॉफी पे शिफ्ट हो जाओगे, तो कॉफी की डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। तो क्या ये पॉजिटिव वे में डिस्क्राइब होता है। ठीक है, तो इसका कर्व इस तरह से बनता है, आप इसे ध्यान से नोट कर लीजिए क्योंकि आपके एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए उसमें ये कर्व आ जाएगा इस तरह से, और वो पूछेंगे कि ये सब्स्टिट्यूट गुड का है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का है, या फिर बोथ का है या नन ऑफ दिस। तो इस तरह से चीज आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है? जैसे कार एंड पेट्रोल। अब मान लीजिए कार का प्राइस बढ़ गया तो लोग पेट्रोल का क्या करेंगे? घर पे सेव तो नहीं करेंगे। तो कार का प्राइस बढ़ गया तो पेट्रोल की डिमांड पर भी तो चेंज आएगा ना। तो कार के प्राइस बढ़ने से जो पेट्रोल की डिमांड कम हुई उसको हम क्या बोल सकते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब एक चीज का प्राइस बढ़ने से दूसरी चीज की डिमांड पर जो भी डिफरेंस है वो क्या होता है? आपका क्रॉस इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री के केस में आपका कर्व कैसे बनता है? नेगेटिव केस में। क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका, ये देखिए यहाँ पे हम पेट्रोल और कार का एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका पहले एक चीज का प्राइस इतना था, कार का प्राइस इतना था, तो पेट्रोल भी आपका इतना लोग ले रहे थे। अब मान लीजिए कार का प्राइस बढ़ गया है तो लोगों ने पेट्रोल की डिमांड भी कम कर दी है। तो ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में कैसे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, कितना चेंज होता है डिमांड। राइट, अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं आपका, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड ही नहीं करती, कुछ क्या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डिपेंड नहीं करती एक दूसरे पे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे हम इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट के केस में हम बोलते हैं पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नोट कर लीजिए, सब्स्टिट्यूट के केस में पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री के केस में नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड आपका जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जीरो मतलब ऐसी गुड्स जो एक दूसरे से कोई लिंक नहीं रखती। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया आपका एप्पल और सॉल्ट का। अब एप्पल का प्राइस कितना भी बढ़ जाए सॉल्ट पे कुछ फर्क पड़ेगा? या फिर मान लो कि मैं अगर फर्नीचर का प्राइस कितना भी बढ़ जाए तो क्या मैं, मेरी डिमांड एसी के लिए कम हो जाएगी? तो मतलब ऐसी चीजें जो एक दूसरे से लिंक करती ही नहीं है, तो उनको हम बोलते हैं जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। राइट, तो यहां तक हमने किया आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब नेक्स्ट है आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इनकम मतलब इनकम में चेंज आने से आपका क्वांटिटी डिमांडेड पर कितना डिफरेंस है। अब इस चीज को आप भी देख सकते हैं कि मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप क्या करते हैं? सारी इनकम को सेव कर लेते हैं, बचा के रख लेते हैं, बैंक में डाल देते हैं? नहीं, कुछ ना कुछ तो आप परचेज करेंगे ना, या सारी इनकम सेव कर लेंगे? तो यहाँ पे क्या होता है कि इनकम बढ़ने से भी आपके डिमांड पर जो चेंज आता है वो क्या होता है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब कितनी इनकम आपकी बढ़ी और कितना डिमांड में चेंज आया, इन चीजों को हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि किस किस तरह की गुड्स होती हैं। जैसे आपकी नॉर्मल गुड्स है, लग्जरी गुड्स है, नेसेसिटीज है, इंफीरियर गुड्स है। नॉर्मल तो जो आप रूटीन में अपना यूज करते हैं चीजें, चाहे इनकम बढ़े या कम हो, मतलब कुछ इनकम बढ़ने से फर्क पड़ता है पर ज्यादा नहीं पड़ता। लग्जरी गुड्स में क्या होता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ी तो लग्जरी गुड्स के लिए भी आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, अब निसेसिटीज के केस में चाहे आपकी इनकम बढ़े या कम हो, निसेसिटी गुड्स तो आप उतनी ही लेंगे। ये तो नहीं है कि आप ज्यादा लेना स्टार्ट कर देंगे नेसेसिटी। पहले आपकी इनकम मान लीजिए पहले 50,000 थी,
अब 1 लाख हो गई है, तो पहले आप 10 किलो आटा लेते थे, तो अब क्या आप 50 किलो आटा लेने लग जाओगे? नहीं। तो मतलब निसेसिटीज, मतलब कि निसेसिटी के केस में चाहे आपकी इनकम बढ़े या कम हो, उस केस में आपकी डिमांड जो है वो सेम ही रहती है। अब इंफीरियर प्रोडक्ट्स के केस में आपकी डिमांड जो है नेगेटिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप क्या सोचोगे कि मैं अच्छे प्रोडक्ट लूँ, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट लूँ। तो इंफीरियर गुड्स के लिए आपकी डिमांड जो है आपकी उस टाइम पे इनकम बढ़ने के टाइम पे कम हो जाती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हुए आपके, नॉर्मल लग्जरी गुड्स कौन सी होती है, नॉर्मल नेसेसिटी गुड्स कौन सी होती है, और इंफीरियर गुड्स कौन सी होती है। अब हम इन्हें डिटेल में देखते हैं कि डिग्रीज कौन कौन सी होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 3 डिग्रीज होती है, जैसे हमने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 3 डिग्रीज की थी, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। सेम ऐसे ही इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की भी 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो इनकम इलास्टिसिटी। अब पॉजिटिव किस केस में होता है? पॉजिटिव मतलब जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि मेरी इनकम बढ़ी, तो मैंने क्वांटिटी डिमांडेड भी ज्यादा करना स्टार्ट कर दिया, मतलब मैंने चीजों के लिए अपनी डिमांड ज्यादा करनी स्टार्ट कर दी। अब वो ज्यादा कितनी होगी, ये चीज हमें देखनी है। मतलब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिर्फ अभी हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, इन्हें नेगेटिव और जीरो को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी को देख रहे हैं। अब देखो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी की डिमांड क्या रहती है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि कितनी इनकम बढ़ने से आपका कितना क्वांटिटी डिमांडेड पर चेंज हुआ। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे जैसे यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी, यूनिटरी मतलब जैसे मैंने आपको कहा था कि इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी, 1 के इक्वल होगी। तो यहाँ पे जितना आपका इनकम में चेंज आया उतना ही आपने आपका डिमांडेड में चेंज हो गया। तो ये क्या रहेगा आपका इलास्टिसिटी ऑफ, जो आपका जो डिमांड है वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। कि जितना सेम लेवल, बिल्कुल सेम परसेंटेज आएगा, जितना आपने इनकम में चेंज आया सेम उतना ही आपने क्वांटिटी डिमांडेड में आप चेंज लिया है। अब नेक्स्ट है लेस देन यूनिटरी। लेस देन यूनिटरी मतलब कि आपकी इनकम में देखो, लेस देन यूनिटरी मतलब कि आपकी इनकम में तो बहुत चेंज आ गया, पर आपने क्वांटिटी डिमांडेड उतना नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लेस देन यूनिटरी। और मोर देन यूनिटरी मतलब कि आपकी इनकम में थोड़ा सा चेंज आया। ये यंगस्टर्स करते हैं कि इनकम थोड़ी सी बढ़ी नहीं कि आपने ज्यादा पैसे खर्च करने स्टार्ट कर दिए, कि आपकी इनकम पहले थी 50,000, अभी सिर्फ हुई 70,000 ही है, 60,000 हुई है, पर आपने खर्चे पहले से डबल करने स्टार्ट कर दिए, डिमांड पहले से ज्यादा करनी स्टार्ट कर दी, तो आप इसको बोलते हो मोर देन यूनिट। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करते हो कि इनकम में बहुत सारा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा चेंज हो गई, 50 लाख से 1 लाख हो गई बढ़ के, पर आप पहले जो खर्चे करते थे, पहले 20,000 करते थे, अब सिर्फ 30,000 कर रहे हो। बढ़ाए हैं खर्चे पर कम बढ़ाए हैं, मतलब आपने डिमांड की है पर कम डिमांड की है, आपने बाकी पैसों को सेव कर लिया। तो यहाँ पे क्या है आपका लेस देन यूनिट। अब हम बात कर रहे हैं आपकी नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस केस में होती है, आपकी इंफीरियर गुड्स के और गिवन गुड्स के केस में। अब जैसे मान लीजिए इंफीरियर गुड्स, मान लो पहले क्या था, आपकी इनकम कम थी। ठीक है, पहले आपकी इनकम कम थी तो आप कहीं से भी अपने मान लो ड्रेसेस ले लेते थे, पर अगर अब आपकी इनकम बढ़ गई है तो आप क्या करोगे, ब्रांडेड ड्रेसेस लेना पसंद करोगे। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी इंफीरियर क्लोथ्स के लिए, इंफीरियर गुड्स के लिए आपकी डिमांड अब कम हो गई है। क्यों? क्योंकि अब आपकी इनकम बढ़ गई है। तो यहाँ पे क्या है आपका नेगेटिव रिलेशनशिप बनता है। तो ये क्या है आपका नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, किस केस में होगा, इंफीरियर गुड्स के केस में। अगर हम बात करते हैं आपका जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, इनकम 50,000 से 1 लाख हो गई है, पर फिर भी कुछ चीजों के लिए आपकी डिमांड सेम ही है, मतलब उन चीजों के लिए आपने अपनी डिमांड चेंज नहीं की है। वो कौन सी होती है आपकी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। क्योंकि जितना आप पहले परचेज करते थे, ये तो है नहीं कि अब आप उससे ज्यादा परचेज करने लग जाओगे, क्योंकि वो नेसेसिटीज थी, पहले भी आप उतनी लेते थे, अभी भी इतनी ही ले रहे हैं। तो ये क्या है आपकी जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब इनकम बढ़ने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड पर कुछ भी चेंज नहीं आया। तो ये आपका है जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। तो आज के चैप्टर में देखो, आज के चैप्टर में हमने क्या देखा कि डिमांड क्या होती है, व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने 3 टाइप से देखी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस मतलब प्राइस में चेंज आने से कितना क्वांटिटी डिमांडेड पर इम्पैक्ट पड़ा, इनकम में चेंज आने से कितना क्वांटिटी डिमांडेड पर इम्पैक्ट पड़ा, और
क्रॉस में हमने देखा कि एक गुड के, एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, राइट। तो आज की क्लास में हमने इन सब चीजों को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक बहुत ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ कुछ डिस्कस करेंगे। आपको सबसे पहले अगर मान लो हम मार्केट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं तो आपको क्या बनना पड़ेगा, आपको एज ए प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मैं प्राइस सेट करूँ, कितनी मार्केट में डिमांड हो रही है, कितनी सप्लाई हो रही है, उसके अकॉर्डिंग मुझे प्राइस सेट करना है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय बाय।